हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 में आज हम बात करेंगे निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके पहले हमने अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर चर्चा किया था। बच्चों, अक्षीय स्थिति को हम अनुदैर्ध्य स्थिति के नाम से जानते हैं और जो हमारा निरक्षीय स्थिति होता है इसे अनुप्रस्थ स्थिति के नाम से जानते हैं। हमारे पास दो विजातीय आवेश हैं और अत्यंत पास पास में स्थित है। उन्हें क्या बोला जाता है बच्चों? उन्हें कहा जाता है वैद्युत द्विध्रुव। और उसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। वैद्युत द्विध्रुव का निरक्षीय स्थिति क्या कहलाता है और अक्षीय स्थिति क्या कहलाता है? देखो, अक्षीय स्थिति का मतलब है जैसे हमारे पास दो आवेश है, यहाँ पर प्लस माइनस विजातीय आवेश है और इसी के अक्ष को आगे बढ़ा दें और वहां पर हम किसी बिंदु पर तीव्रता ज्ञात कर रहे हो, वो द्विध्रुव का अक्षीय स्थिति कहलाएगा। लेकिन बच्चों, जैसे हमारे पास ये आपका क्या है, हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है और इसके लंबार्धक पर कोई बिंदु स्थित है, मतलब अक्ष पे ना होकर के लंबवत ऊपर की ओर कोई बिंदु स्थित है, उस कंडीशन को हम बोलेंगे निरक्षीय स्थिति। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमको क्या लेना है? वैद्युत द्विध्रुव। तो हम ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव लेंगे बच्चों। ठीक है, क्या लेंगे? ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव। ठीक, तो यहां पर हम लेते हैं बच्चों ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव। थोड़ा डायग्राम बड़ा बनाना पड़ेगा, तो यहां पर मैं ले लेता हूं ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है बच्चों। वैद्युत द्विध्रुव है जो कि प्लस क्यू और माइनस क्यू से निर्मित है। यहां पे मैं दे देता हूं प्लस क्यू, ठीक है, और यहां पर माइनस क्यू। इसको मैं दे देता हूं बच्चों ए और ये दूसरा बिंदु है बी। मतलब ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो कि प्लस क्यू और माइनस क्यू से निर्मित है। ठीक बच्चों, अब इसके लंबार्धक में, लंबार्धक मतलब बीचों बीच, लगभग यहां पे लंबार्धक लेकर चल रहा हूं, तो इसके लंबार्धक पर बच्चों, लंबार्धक पर एक बिंदु स्थित है। लंबार्धक खींच लेते हैं अपन। ठीक है, लंबार्धक खींचेंगे इस कलर से। ठीक है, तो इससे लंबार्धक खींचते हैं बच्चों अपन यहां पर। ठीक है, इतना ही कर लेते हैं। लंबार्धक पर एक बिंदु स्थित है। वो कौन सा बिंदु स्थित है? यहां पर एक बिंदु दे देते हैं बच्चों, एक बिंदु P है। एक बिंदु P है जहां पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखो बच्चों, वह बिंदु जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यदि वैद्युत द्विध्रुव के लंबार्धक पर स्थित है तो वो वैद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? निरक्षीय स्थिति। मतलब अक्ष पे ना होकर के उसके लंबार्धक पर स्थित है। अब देखो, जरा ध्यान से देखना बच्चों, प्लस क्यू आवेश जैसे अपने पास प्लस क्यू आवेश के कारण जो तीव्रता होगी, प्लस क्यू आवेश के कारण देखना, जैसे प्लस क्यू आवेश के कारण यहां से तीव्रता होगी बच्चों, यहां से जो तीव्रता होगी इस दिशा में होगी। थोड़ी से और आगे बढ़ा देते हैं इसकी, इस दिशा में इसके डायरेक्शन होगी। ठीक है, और जो बच्चों माइनस क्यू आवेश के कारण जो तीव्रता होगी, इसका डायरेक्शन थोड़ा सा हम यहां पर कर सकते हैं कि माइनस के कारण अंदर की ओर होगी बच्चों। यानी 1 मिनट, भाई क्या कह रहा है? 1 मिनट, इसकी कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, यहां से कर रहे हैं बच्चों, यहां से इसका तीव्रता जो है वो अंदर की ओर होगा। ऐसा क्यों? इसको आप फुल लाइन से दर्शा सकते हो, मैं डॉटेड लाइन से दर्शा दिया हूं, परेशान मत होना। मतलब इसकी जो तीव्रता है बाहर की ओर और इसकी तीव्रता अंदर की ओर, मतलब यहां पे तीव्रता का डायरेक्शन होगा। मैं कहता हूं इसका माइनस क्यू का E2 बच्चों, तो ये अंदर की ओर जाता। हमेशा विद्युत क्षेत्र रेखा के आधार पर तीव्रता की दिशा होती है। प्लस क्यू से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर चलती है, लेकिन माइनस क्यू पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर आती हैं। मोबाइल थोड़ा सा हम साइलेंट कर देते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहां पर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा थोड़ा सा डायग्राम में कि ये जो तीव्रता है ए के कारण यहां पर बच्चों ये आपका E1 इधर ही जाएगा। ठीक है, ये चीज हो गया। इतना क्लियर है कि माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू से निर्मित है बच्चों। इसके मध्य बिंदु O से लंबार्धक पर एक बिंदु P स्थित है। देखो भैया, ये इसकी दूरी कितना कर दूं? R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इसको हम दो घटकों में वियोजित करेंगे प्यारे बच्चों, इसको हम दो घटकों में वियोजित करेंगे। जैसे मैं कहता हूं कि यहां से आपका ये हो गया,
ठीक है बच्चों, इसको मैं थीटा दे देता हूं। ठीक है, ये दोनों बराबर है, इधर भी थीटा दे देता हूं। ठीक है, अब मैं इसका लंबवत खींचूंगा, थोड़ा समझिएगा। इसका एक लंब यहां से डालता हूं, ये लंब डाल देता हूं बच्चों, और ऐसे इसका भी एक लंब यहां पर डाल देता हूं। ठीक है, तो E2 जो है ये दो घटकों में वियोजित हो जाएगा। एक तो आपका बच्चों E2 दो घटकों में कैसे वियोजित होगा, एक ये कोण के सामने वाली भुजा लंबार्धक नीचे की ओर जो होगा बच्चों E2 साइन थीटा, क्या होगा E2 साइन थीटा, और प्यारे बच्चों ये जो इस दिशा में आएगा वो हो जाएगा E2 कॉस थीटा। आधार को हमेशा का से रिप्रेजेंट करते हैं। अब E1 भी दो घटकों में वियोजित होगा प्यारे बच्चों, E1 भी दो घटकों में वियोजित होगा, समझिएगा E1 भी दो घटकों में वियोजित होगा। E1 दो घटकों में कैसे, एक तो ऊर्ध्वाधर, ये कोण के सामने वाली जो लंब है बच्चों, लंब के समांतर एक ऊर्ध्वाधर यहां पे, ठीक है ऊर्ध्वाधर ही तो है, ऊपर की ओर चलेगा, ये हो जाएगा E1 साइन थीटा, और बच्चों एक आपका रहेगा किस दिशा में, ये आपके आधार में बच्चों, ये हो जाएगा E1 cos थीटा। ठीक है, मतलब E1 को हम दो घटकों में वियोजित कर दिए और E2 को भी दो घटकों में वियोजित कर दिए। अब आप लोगों को लगेगा कि सर ये E2 और E1 क्यों कर रहे हो, देखो बच्चों हमें लंबार्धक पर निकालना है, तो इसको दो घट, अभी टेढ़ा मेढ़ा तीव्रता है, टेढ़ा मेढ़ा, तो इसको अपन ने सीधा कर लिया एक, है ना, मतलब आपका ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, सॉरी हाँ ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर और ये क्षैतिज हो गया। तो दो घटक चाहे E1 हो चाहे E2 हो, तो E2 में ये तीव्रता अंदर की ओर है इसलिए ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर तीव्रता होगा E2 sin थीटा, और ये आपका क्षैतिज दिशा में E2 cos थीटा। E1 के लिए बात करें बच्चों तो E1 sin थीटा ये ऊपर की ओर है, लंबवत है ना, क्योंकि इसकी तीव्रता आगे की ओर जा रहा है, तो ये ऊर्ध्वाधर घटक E1 sin थीटा हो जाएगा और काश में E1 cos थीटा। ठीक है, ये क्षैतिज घटक हो जाएगा। इसको इतना यदि डायग्राम आपने बना लिया, हाँ बस इतना और कर लेना कि दोनों के बीच की जो दूरी है, यानी द्विध्रुव की जो लंबाई है बच्चों, द्विध्रुव की लंबाई है वो कितना है, द्विध्रुव की लंबाई 2a है, द्विध्रुव की लंबाई कितना है 2a, मतलब ये भी आपका स्मॉल ए मध्य बिंदु O है, इसलिए दो भागों में इसको हमने बांट दिया। यहां तक किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ, मैं दो घटक आपको बता देता हूं ताकि आपको कभी परेशानी नहीं होगी। जैसे मैं यहां पे लेता हूं बच्चों एक त्रिभुज ले लेता हूं, ठीक है, यहां पे कोण है, ठीक है, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है बच्चों, ये लंब है, क्या है लंब है। जैसे मैं कहता हूं ABC और ये वाला आधार है, ठीक है बच्चों आधार है, और इसका मान मैं मान के चलता हूं, इसका मान कितना है अपने पास मान लीजिए E1 दे के रखा है। तो बच्चों आप ही बताओ साइन थीटा का फार्मूला क्या लगाओगे, साइन थीटा का क्या लगाओगे, लंब मतलब AB बटे कर्ण, कर्ण मतलब AC, AC का मान कितना है E1, तो डायरेक्ट हम E1 भी तो कर सकते थे ना बच्चों E1, और पक्षांतर होगा तो ये हो जाएगा AB बराबर E1 साइन थीटा। तो जरा ध्यान देना, जरा ध्यान देना बच्चों, जरा ध्यान देना, ये कोण के सामने वाली भुजा लंब है, तो लंब को हमेशा साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये देख लो जरा आ गया है ना। अब बचा आधार, तो कास थीटा का फॉर्मेट लगाएंगे तो आधार हो जाएगा BC बटे कर्ण, कर्ण का मतलब हो गया आपका E1, तो BC का मान जो हो जाएगा बच्चों E1 cos थीटा। तो जिस तरीके से ऊपर वाले त्रिभुज के लिए हमने निकाला, ये कोण के सामने वाली भुजा लंब है और लंब हमेशा साइन से रिप्रेजेंट होगा बच्चों, साइन से, तो इस घटक को हम E1 sin थीटा, अब चूंकि हम ये इसकी बात कर रहे हैं बच्चों, इसकी बात कर रहे हैं, तो चाहे इसको लें चाहे इसको लें, एक दूसरे के समांतर है, तो यहां पे लंबार्धक पर जो, क्योंकि हमको लंबार्धक पर ही परिमाण निकालना है, तो इसके लिए हमारा जो E1 sin थीटा ऊपर की ओर और जो हमारा E2 तीव्रता है इसके कारण जो E2 sin थीटा नीचे की ओर लगेगा, क्योंकि कोण के सामने वाली भुजा लंब है बच्चों, ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, ये वाली भुजा, ठीक है, हम इसको बैक कर देंगे तो कट जाएगा, ये वाली भुजा क्या है लंब, और लंब को साइन से रिप्रेजेंट करें तो E2 sin थीटा ये हो गया। इतना आपको यदि क्लियर है तो फिर निरक्षीय स्थित आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, यहां तक बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए। अब तो पूरा लिखना ही रहेगा, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि माना लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस Q माइनस Q से निर्मित है, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर लंबार्धक पर एक बिंदु P है जिस पर तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है बच्चों, माना आप लोग लिख लोगे
तो आगे चलें। ठीक है, यहां तक आपको पता होना चाहिए द्विध्रुव की लंबाई 2a है, द्विध्रुव की लंबाई 2a है। माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश से निर्मित है। द्विध्रुव की लंबाई 2a है। मध्य बिंदुओं से लंबार्धक पर r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले हाँ, एक और फार्मूला आपको पता होना चाहिए। बिंदु आवेश के कारण तीव्रता कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है बच्चों, दूरी, यहां पे दूरी का वर्ग, कितना दूरी पर स्थित है, तो दूरी का वर्ग या आर का वर्ग। आर के जगह में दूरी लिख दिया हूं ताकि आपको परेशानी ना हो। तो सबसे पहला जो पॉइंट करेंगे बच्चों कि बिंदु ए पर बिंदु ए पर उपस्थित बिंदु ए पर उपस्थित प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा बच्चों, E1। प्लस क्यू आवेश के कारण ले रहे हैं E1। क्या होता है फार्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, आवेश कितना है Q बटा में आपका दूरी, दूरी यहां से A से P, तो बच्चों AP स्क्वायर क्या हो जाएगा, AP स्क्वायर। समीकरण 1 दे देते हैं, समीकरण 1 दे देते हैं। ठीक है, इसकी दिशा होगी बच्चों AP के अनुदिश, A से P की ओर, तो वेक्टर में AP के अनुदिश, AP के अनुदिश, AP के अनुदिश। ठीक है, ये चीज किसी को कोई प्रॉब्लम। ठीक, अगले नंबर पे बात करेंगे बच्चों, हम बात करेंगे कि बिंदु B पर उपस्थित, बिंदु B पर उपस्थित माइनस क्यू आवेश के कारण, किस आवेश के कारण बच्चों, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस बार क्या होगा बच्चों, E2 हो जाएगा। देखना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान, इस बार बच्चों BP स्क्वायर। दूरी ना, इससे दूरी कितना है B से P, तो दूरी का स्क्वायर होगा। ठीक है, इसको हम समीकरण 2 दे देते हैं। लेकिन इस बार B से P के दिशा में नहीं होगा बच्चों, P से B के दिशा में, P से B के दिशा में तीव्रता लग रहा है। ठीक है, ये चीज हो गया। अब बच्चों हम जानते हैं कि E1 को भी 2 घटकों में वियोजित कर सकते हैं, E2 को भी 2 घटकों में वियोजित कर सकते हैं। तो यहां पर आप लोग लिखो बच्चों, E1 को 2 घटकों में क्या कर सकते हैं बच्चों, वियोजित कर सकते हैं, वियोजित कर सकते हैं। कौन कौन सा 2 घटक, एक तो होगा आपका E1 cos थीटा, ये आपका क्षैतिज घटक है बच्चों। कौन सा घटक है, क्षैतिज घटक है। और प्यारे बच्चों एक आपका E1 sin थीटा है, ये आपका ऊर्ध्वाधर घटक है, ऊर्ध्वाधर घटक है। अब यहां पे किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ जरा, इतना यदि किसी को प्रॉब्लम हो तो आप लोग बता सकते हो, है ना, कि आपका क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक क्या क्या कर दिया। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। ऐसे ही बच्चों हम E2 को भी 2 घटकों में वियोजित करेंगे, E2 को 2 घटकों में वियोजित कर सकते हैं। इसी प्रकार E2 को कितने घटकों में बच्चों,
E2 को दो घटकों में वियोजित कर सकते हैं। कौन कौन सा घटक बच्चों? एक तो आपका E2 cos थीटा, ये आपका क्षैतिज घटक होगा। कैसा घटक होगा? क्षैतिज घटक होगा। और दूसरा प्यारे बच्चों E2 sin थीटा, ये आपका ऊर्ध्वाधर घटक होगा। दो घटकों में इनको हम वियोजित कर सकते हैं, एक तो क्षैतिज घटक और एक ऊर्ध्वाधर घटक। अब आपको मैंने ये बताया कि जो आपका E1 sin थीटा है वह E2 sin थीटा है, एक दूसरे के विपरीत हैं। एक दूसरे के विपरीत होने के कारण, विपरीत होने के कारण क्या कर देंगे बच्चों? एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। निरस्त मतलब समाप्त कर देंगे। निरस्त कर देंगे मतलब बच्चों समाप्त कर देंगे। अतः 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 बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी बच्चों? तो यहां पर समझिएगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E होगा वो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा के बराबर। इसको अपन डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं बच्चों। मैंने कहा कि प्लस Q के कारण E1 जो तीव्रता है इसको दो घटकों में वियोजित किया, एक E1 sin थीटा और एक E1 cos थीटा। ठीक है। और जैसे प्लस के बाद माइनस Q आवेश है, इसके कारण E2 को भी दो घटकों में वियोजित किया, एक E2 sin थीटा और एक E2 cos थीटा। अब मैंने ये बताया कि E1 sin थीटा और E2 cos थीटा एक दूसरे के विपरीत हैं। जरा ध्यान से देखना, देख लो। E1 sin थीटा और E2 sin थीटा एक दूसरे के विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। मतलब ये इधर चले गए, इधर विपरीत है, प्लस माइनस खत्म। भाई हम सीधा जा रहे हैं लेकिन हमारा दोस्त पीछे जा रहा था, दोस्ती खत्म हो जाएगा फिर बच्चों। तो केवल और केवल परिणामी तीव्रता E1 cos थीटा और E2 cos थीटा से ही निकल कर आएगा, बस खत्म। समझ में आया कुछ? कि परिणामी तीव्रता E1 cos थीटा और E2 cos थीटा से ही आएगा, इसके अलावा किसी से नहीं आएगा। देखो जरा, E1 sin थीटा, E2 sin थीटा एक दूसरे के उल्टे में है बच्चों, अपोजिट में है, तो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। लेकिन E1 cos थीटा, E2 cos थीटा एक ही डायरेक्शन पर चल रहे हैं, और दो दोस्त एक ही डायरेक्शन पर चले, मिलता जुलता व्यवहार हो, तो फिर उनका भाई प्रगति बहुत आगे होगा, एक दूसरे के साथ आगे तक जाएंगे। ठीक है बच्चों। तो यहां पर जो परिणामी तीव्रता होगा केवल E1 cos थीटा और E2 cos थीटा पे होगा। अब चूंकि बिंदु P पर बच्चों माइनस Q आवेश की दूरी और प्लस Q आवेश की दूरी समान है, इसलिए यहां पर जो E1 और E2 दोनों का मान समान होगा बच्चों। E1 और E2 दोनों का मान समान होगा। तो चूंकि हम E1 बराबर E2 कर दें तो बच्चों यहां पर ये दोनों जुड़ जाएंगे और आपका आ जाएगा 2E1 cos थीटा, 2E1 cos थीटा। और अपना यहां से चाहे E1 का मान अभी रख दो, चाहे cos थीटा का मान निकाल लो। तो यहां से बच्चों E बराबर आ जाएगा 2E1। E1 का मान कितना है? E1 का मान किसी को याद हो तो बताओ। E1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है बच्चों। और आवेश बटा A से P की दूरी AP स्क्वायर, और cos थीटा है, इसको समीकरण 3 दे दो। हमने E1 का मान रखा है, जरा ध्यान देना। यहां पर आप समीकरण 1 में देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/AP स्क्वायर, AP के अनुदिश है बच्चों, तो AP का हमने मान रख दिया है। यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो बताए, 1 मिनट का थोड़ा सा
अब हमको यहां पे बच्चों दो तीन चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। एक तो एपी का मान निकालेंगे और एक कॉस थीटा का मान निकालेंगे। तो आपको एक त्रिभुज दिखाता हूं मैं जरा, यहां पर देखो ओ ए पी या ए ओ पी, कोई भी त्रिभुज ले सकते हो। यहां पे भी आपका थीटा ही बन रहा है बच्चों, क्योंकि ये थीटा है तो थीटा ही है। यदि थीटा 1 है तो ये भी थीटा 1 है, परेशान मत होना, ठीक है, कोई दिक्कत। थीटा 1 तो यहां भी थीटा 1, थीटा तो थीटा, हर जगह थीटा ही बना लो, यहां भी थीटा ही रहेगा, समान ही चित्र बनेगा। इसमें बच्चों मैं एपी का मान निकालना चाहता हूं, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा त्रिभुज एओपी में। त्रिभुज एओपी में जरा ध्यान देंगे बच्चों थोड़ा सा, ठीक है। इसको अपन ये लो, तो सर हम कर रहे थे कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज हम ले रहे हैं प्यारे बच्चों। राइट है कि नहीं भाई, है, चलो। त्रिभुज एओपी में, वो भी कैसा त्रिभुज है बच्चों, समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। एओपी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग मतलब एपी का वर्ग, लंब का वर्ग मतलब ओपी का वर्ग, आधार का वर्ग मतलब ओए का वर्ग। आपको प्रॉब्लम हो तो यहां पर देख लो, त्रिभुज एओपी में ये सबसे बड़ी भुजा कर्ण है, ये बच्चों ओपी लंब है और ये आधार है। तो ओपी का मान कितना है, आर है, और आधार का मान ए है बच्चों, ये स्मॉल ए है। क्या है, स्मॉल ए है, ठीक है, स्मॉल ए है। तो यहां पे मैं वैल्यू पुट कर दूं, एपी का स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, यानी एपी का मान मैं यदि आपसे कह दूं तो आप कहोगे सर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कर दो। वह कॉस थीटा बराबर मैं आपसे कह दूं कॉस थीटा बराबर, तो कॉस थीटा बराबर आप आसानी से बता दोगे कि सर कॉस थीटा का जो फार्मूला होगा, कोण के सामने वाली भुजा लंब है और ये आधार है, तो आधार बटे कर्ण होता है। आधार आपका ओ ए और कर्ण आपका बच्चों ओ ए आधार हो गया और कर्ण आपका एपी, ठीक है बच्चों। ओ ए का मान स्मॉल ए है और एपी का मान हमारे पास यहां पे मिल चुका है, वो है हमारा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो कॉस थीटा का मान भी आ गया, एपी स्क्वायर का भी मान आ गया। देखो जरा समीकरण 3 में एपी स्क्वायर का मान भी दिया है बच्चों और कॉस थीटा का मान भी है। तो समीकरण 3 में रख देते हैं अपन, समीकरण 3 में इसको रख देते हैं, ठीक है। थोड़ा इसको आगे ले चलते हैं और समीकरण 3 में मान रखने पर, कहां रखेंगे बच्चों, समीकरण 3 में मान रखने पर, समीकरण 3 में मान रखने पर, मान रखने पर, समीकरण 3 में मान रखने पर जब मान रखेंगे बच्चों तो यहां पर देखिएगा जरा, ई बराबर हो जाएगा आपका 2 है तो 2 रहने दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आपके पास एपी स्क्वायर का मान है बच्चों आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू में कॉस थीटा का मान है ए बटा अंडर रूट ए स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का ए का स्क्वायर, है ना। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताए, क्योंकि आगे हम चलने वाले हैं थोड़ा सा और, है ना बच्चों। तो यहां पर आपका ई बराबर हो जाएगा, अब इसको आप करो, यहां पे के है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और बच्चों 2 का गुणा कर देंगे तो 2QA डिवाइड बाय, इन दोनों को बच्चों यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो आर स्क्वायर ए स्क्वायर का पावर 3/2 आएगा। क्यों आएगा मैं बताऊंगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें क्यों आएगा, मैं इसको कैलकुलेशन करके बताऊंगा, आप परेशान ना हो। थोड़ा सा कैलकुलेशन भले समय लग जाए, लेकिन इसका मतलब जैसे आर स्क्वायर है ना बच्चों और ए स्क्वायर, इसका पावर 1 है और गुणा में है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही तो है। और इस अंडर रूट को यदि हम हटा दें, इस अंडर रूट को यदि हम हटा दें बच्चों, तो इसके लिए हमको क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, इसका पावर में रहने दो, और गुणा में है बच्चों ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका अंडर रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। अब 1 और 1/2 को जोड़ोगे बच्चों,
1 और 1/2 को जोड़ोगे तो 3/2 आ जाएगा। 3/2 कैसे? 1 + 1/2, इसका एलसीएम 1, तो ये आपका बच्चों एलसीएम 2 आ जाएगा। 2 धन 1 बराबर 3/2। ये आप लोग जोड़ घटाना आपसे बन रहा होगा, है ना, जोड़ घटाना आपसे बन रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। और अब हम पढ़ने वाले हैं कि चूंकि P बराबर होता है 2QA। 2QA क्यों? क्योंकि आवेश, मैं यहां पे और बता देता हूं भाई, कि यदि आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का जो गुणनफल होता है वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। क्या होता है बच्चों? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है P का मान। तो इसका मान यहां पे रख दूं, इसका मान रख दूं तो कितना आएगा वैल्यू बच्चों? यहां पर देखिएगा तो वैल्यू आ जाएगा E बराबर 1 का 4πε0 के, और बच्चों ऊपर आ जाएगा P r² + a² का पावर 3/2। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों, यहां पे मैंने क्या कहा कि 2QA, P है वैद्युत द्विध्रुव का एक आवेश और द्विध्रुव लंबाई का जो गुणनफल है। 2A क्या है? 2A क्या है? वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई है। देखो जरा यहां पे लिखा हुआ है A से B के बीच की दूरी 2A है, तो वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई, एक आवेश और वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई का जो गुणनफल होता है वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, जिसे P से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको यदि हम सदिश रूप में यहां पे व्यक्त करें तो सदिश रूप इसका ऐसा हो जाएगा बच्चों। सदिश रूप तो वेक्टर ये हो जाएगा 1/4πε0 के, और यहां पर P वेक्टर लगा दो और नीचे r² + a² का पावर 3/2 हो गया। लेकिन यहां पे इतने में कहानी समाप्त नहीं होता है। अब देखो, यदि मान लीजिए द्विध्रुव की लंबाई अत्यंत कम हो, है ना, मतलब बच्चों इस r के अपेक्षा द्विध्रुव अत्यंत छोटा हो, अत्यंत छोटा हो, मतलब a का मान r से बहुत कम हो, है ना बच्चों, थोड़ा समझिएगा। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि यदि स्मॉल a <> r, तब a² की उपेक्षा करने पर इसका मतलब क्या है सर? उपेक्षा करने पर मतलब सीधा सीधा गोल कर दो, और जब गोल कर देंगे तो E बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? 1/4πε0 के, और आपका P रहेगा ही रहेगा। इसको आप समीकरण दे सकते हो ना, यहां समीकरण कुछ था क्या? अरे 1 मिनट, कहां चला गया? समीकरण था क्या? जैसे समीकरण 3 था बच्चों, ठीक है, और इसको आप समीकरण 4 दे दो, है ना, और समीकरण 4 से a² हटा दो, a² को हटा दो तो r² 3/2 हो जाएगा। ठीक है, और बच्चों इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 की। थोड़ा ध्यान देना बच्चों, ये आपका P है तो P ही रहेगा, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो आपका r³ बचेगा, और समीकरण आपका 5 हो गया। यही है बच्चों निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चों, ठीक है, निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इसका यदि आप सदिश रूप लिख दें, इसका हम सदिश रूप लिख दें तो आप आसानी से लिख सकते हो सदिश रूप। वेक्टर तो लगाना है, सदिश रूप में वेक्टर लगा दो सर, 1/4πε0, है ना, और बच्चों यहां पर K है, P का मान वेक्टर के रूप में लिख दो r³, इसको आप समीकरण 6 दे दो। लेकिन भाई यदि K का मान 1 हो, क्योंकि वायु या निर्वात हो तो K का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यदि वायु या निर्वात हो तो K का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो K का मान अपन 1 रख देंगे। ठीक है, तो यहां पर आप लोग थोड़ा सा लिख लेना यदि लिखना है तो, कि भाई K का मान 1 रखने पर, ठीक है, वायु या निर्वात के लिए K का मान कितना होता है? 1 होता है। वायु या निर्वात के लिए K का मान कितना होगा प्यारे बच्चों? 1 होगा। जब K का मान 1 होगा तो इसका मान आ जाएगा E बराबर 1/4πε0 Q/r³। ठीक है, ये लो बच्चों, ये आपका आ गया।
ठीक है, याद रखिएगा लास्ट में थ्योरम यहां तक आ गए बच्चों, है ना आंसर। थोड़ा समय लगा लेकिन निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आसानी से आपसे बन जाएगा। हाँ समय लगता है भाई, एक थ्योरम में यदि चाहो तो 15 मिनट में भी खत्म कर सकते हैं, चाहो तो 15 मिनट में, क्योंकि रेक्टिफिकेशन हमें कुछ ना समझाना पड़े, ये सब दुनिया भर की चीजें कुछ डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें तो ये दिक्कत हो जाएगी। लेकिन आप लोग बढ़िया यदि अच्छे तरीके से लिखते हैं, है ना, तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो एक एक पॉइंट का, इसका भी स्क्रीनशॉट लो बच्चों और फिर इसका भी स्क्रीनशॉट लो। थोड़ा सा लाइनिंग अभी इधर उधर हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे करके जितना स्लो लिखेंगे उतना राइटिंग अच्छा आएगा। लेकिन आपको भी कम समय में कराना है ना, तो फटाफट भी लिखना पड़ता है, धीरे धीरे प्रैक्टिस है, आप लोगों का प्यार सपोर्ट है और ये सारा चीज नोट्स में भी अवेलेबल रहता है बच्चों। जैसे आप लोगों को समझना है तो क्लास में समझ सकते हैं, नोट्स से आप लिख सकते हैं, खाली समय आपका बचेगा। तो नोट्स के लिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर में हमेशा अपना पर्सनल नंबर शेयर करता हूं 96 85 29 91 49, ठीक है 9685299149। मुझे लगा था कि 25 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगी, लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो ही गया। ठीक है, चलिए बच्चों वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।